नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश सिहाग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। चलिए, बहुत अच्छे से आपको मैं कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सुबह के 6 बज चुके हैं और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूं करंट अफेयर की क्लास लेकर के। तो आज के इस करंट अफेयर में पढ़ेंगे 10 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना था। बहुत सारे बच्चों ने दिया भी था। क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया? देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भी पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों, जो भी टायर हैं, पुराने जो टायर हैं, उन पुराने टायरों से एक पार्क बनाया गया है और उस टायरों को अलग अलग रंगों से रंग बिरंगे बना करके और उसको वहाँ पर क्या किया गया, रखा गया है, जिससे वो दिखने में सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं और एक क्या बना दिया, पार्क बना दिया। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है प्यारे साथियों? तो पश्चिम बंगाल बना है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 1 से लेके 5 नंबर जो क्वेश्चन आएंगे, 1 से लेके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, वो आपके नवंबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 के मध्य के क्वेश्चन होंगे, यानी पीछे के। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि राजस्थान में भारत की किस प्रसिद्ध महिला गायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? राजस्थान में भारत की किस प्रसिद्ध महिला गायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो प्यारे साथियों, इसका नाम हो जाएगा उषा मंगेशकर। ऑप्शन नंबर सी आपका, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, उषा मंगेशकर। ध्यान रखना, उषा मंगेशकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया राजस्थान में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने गांवों में बनाए जाने वाले गौरव पथ का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने गांव के अंदर जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उसका एक योजना का नाम रखा था गौरव पथ योजना। तो इस गौरव पथ का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो इस गौरव पथ का नाम बदल करके कर दिया है विकास पथ। क्या नाम कर दिया है? विकास पथ नाम कर दिया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत में सुधार करने के लिए एक ग्रामीण गौरव पथ योजना शुरू की थी। क्या की थी? ग्रामीण गौरव पथ योजना शुरू की थी। अब इस गौरव पथ का नाम बदल करके क्या कर दिया है? विकास पथ कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? विकास पथ कर दिया है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा था? दोस्तों, 2019 तक, नवंबर 2019 तक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला टॉप पर रहा था? तो उस राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए, नागौर। नागौर जो प्यारे साथियों जिला है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर जो जिला है वो इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने में राजस्थान में क्या रहा? टॉप पर रहा नवंबर 2019 तक। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2018-19 का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किस राज्य को दिया गया? दोस्तों, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने जो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने देखी होंगी, आपके गांवों में सड़कें होंगी, तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है वो सड़कें बनाई गई हैं। तो उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरे, यानी पूरे राज्यों में, पूरे भारत में से 2018-19 का जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है वो किस राज्य को दिया गया? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान को दिया गया। किसको दिया गया? राजस्थान को दिया गया। यानी राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसमें बेहतर कार्य किया और अच्छा क्या करवाया प्यारे साथियों? निर्माण राजस्थान के अंदर करवाया, गाँवों के अंदर सड़कों का निर्माण बेहतर रूप से करवाया, अच्छे तरीके से करवाया। इसीलिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2018-19 का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसको दिया? राजस्थान को दिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के नीति आयोग ने राजस्थान की किस महिला को रूपांतरण पुरस्कार से सम्मानित किया?
तो केंद्र सरकार का जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग ने किस महिला को रूपांतरण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, उनका नाम है रक्षा सराफ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रक्षा सराफ को नीति आयोग ने रूपांतरण पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भारत की 100 महिलाओं का चयन रूपांतरण पुरस्कार के लिए किया था दोस्तों, जिसमें राजस्थान की डॉक्टर रक्षा सराफ भी शामिल थी। और डॉक्टर जो रक्षा सराफ हैं दोस्तों, वो बांसवाड़ा जिले के अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्या है, संस्था प्रधान है। तो इनको राजस्थान में क्या मिला है, राजस्थान की तरफ से या फिर राजस्थान के अंदर ऐसी महिला जिसको रूपांतरण पुरस्कार दिया गया केंद्र सरकार के नीति आयोग ने, तो वो थी आपकी रक्षा सराफ, बांसवाड़ा से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये पीछे के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 74 साल बाद भावनगर पोलो कप का राजस्थान के किस शहर में आयोजन शुरू हुआ है? दोस्तों 74 साल बाद भावनगर पोलो कप का आयोजन शुरू हुआ है और वो राजस्थान के किस शहर में स्टार्ट हुआ है? तो ध्यान रखना साथियों, जयपुर में स्टार्ट हुआ है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? जयपुर में स्टार्ट हुआ है। दोस्तों आज से 74 साल पहले ये भावनगर पोलो कप बंद हो गया था। ठीक है, अब 74 साल बाद दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया है। कहां पर स्टार्ट किया गया है? जयपुर में स्टार्ट किया गया है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग स्टार्ट की जा रही है, हैंडबॉल जो लीग है वो स्टार्ट की जा रही है, तो ये भी आपकी जयपुर में स्टार्ट की जा रही है। कहाँ पर स्टार्ट की जा रही है? जयपुर में स्टार्ट की जा रही है। जिस प्रकार से क्रिकेट की है ना, वॉलीबॉल की, जिस प्रकार से कबड्डी की जो प्रीमियर लीग है, उसी प्रकार से हैंडबॉल की प्रीमियर लीग भी स्टार्ट आपकी जयपुर में की जा रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, तो उम्मीद कर सकता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भावनगर पोलो कप 74 साल बाद जयपुर में फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लेखक को विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के उस लेखक का नाम आपको बताना है जिसको विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस लेखक का नाम है, उनका नाम है प्यारे साथियों दिलीप नाहटा। दिलीप नाहटा को विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, दिलीप नाहटा की बात करते हैं तो सॉरी, दिलीप नाहटा नहीं, इसमें वो उत्तर आएगा आपका प्रतीक भंसाली। एक क्वेश्चन और आएगा आपका आगे जिसमें दिलीप नाहटा आपका उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पर प्रतीक भंसाली आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रतीक भंसाली। ठीक है ना, ये नहीं होगा, सॉरी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक भंसाली। ध्यान रखना, जयपुर के युवा लेखक और शिक्षाविद CS प्रतीक भंसाली को शक्ति फिल्म्स एंड हेल्पिंग इंडिया की ओर से किसकी तरफ से दिया गया है ये? तो ध्यान रखना, शक्ति फिल्म्स एंड हेल्पिंग इंडिया की ओर से वर्चुअल कार्यक्रम में ये क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, शक्ति फिल्म्स एंड हेल्पिंग इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये एक संस्था है, इसकी तरफ से ये विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है प्रतीक भंसाली को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुंबई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में राजस्थान के किस ज्योतिष को लीजेंड दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड फाल्के अवार्ड मिला है? तो लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला? तो ध्यान रखना, दिलीप नाहटा को। किसको मिला? दिलीप नाहटा को मिला। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड। ध्यान रखना, दिलीप नाहटा की बात करते हैं तो ये ब्यावर अजमेर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों हस्तरेखा के क्षेत्र में इन्होंने पोर्टेबल साइंटिफिक हस्तरेखा मशीन बनाई है, पोर्टेबल साइंटिफिक हस्तरेखा मशीन बनाई है। और दोस्तों 2011 से लेकर 2020 के मध्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी इन्होंने क्या की ज्योतिषी के क्षेत्र में जो बातें इन्होंने बताई वो क्या हो गई, लगभग सच साबित हो गई। ठीक है ना, क्या हो गई, सच साबित हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RLP पार्टी के हनुमान बेनीवाल का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो RLP पार्टी है, RLP पार्टी के हनुमान बेनीवाल का संसदीय क्षेत्र कहाँ है? तो आप सभी को पता है प्यारे साथियों, नागौर है। कहाँ से हैं ये? नागौर से हमारे ये MP है हनुमान बेनीवाल। तो ध्यान रखना, RLP के संस्थापक, RLP एक लोकतांत्रिक जनता पार्टी, इस प्रकार से इसका फुल नाम है। ठीक है ना, तो RLP हनुमान बेनीवाल नागौर। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या मापी गई है? माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या मापी गई है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई मापी गई है वो 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर मापी गई है। ध्यान रखना, हाल ही का डाटा है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत द्वारा 1954 में इसको मापा गया था। पहली बार भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने 1954 में इसको मापा। तब इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी? भारत ने 8,848 मीटर बताई थी। लेकिन इन नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल ने इसकी ऊंचाई क्या बता दी? 86 सेंटीमीटर अधिक बता दी, यानी 0.86 और लगा दिया उसने। ठीक है दोस्तों, नेपाली सर्वेक्षकों ने जीपीएस की मदद से गुरुत्व बल का और समुद्र तल दोनों का प्रयोग किया है। जीपीएस का और गुरुत्व बल दोनों का उपयोग करके, जीपीएस, गुरुत्व बल और समुद्र तल दोनों तीनों का उपयोग करके क्या किया है प्यारे साथियों? एक सटीक डेटा हमारे सामने प्रदर्शित किया है। इसका मतलब यही ऊंचाई क्या मानी जाएगी? सच मानी जाएगी। ये नेपाल ने नापी है, ठीक है। और इस का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया खीमलाल गौतम ने। खीमलाल गौतम ने इसका क्या किया है? नेतृत्व किया है। दोस्तों, इस बार की नाप में किसका उपयोग किया गया? तो ध्यान रखना, स्नो कैप का उपयोग किया गया। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताई प्यारे साथियों, किसका उपयोग किया गया है? तो ध्यान रखना, स्नो कैप का उपयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नेपाल ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी है, पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नेपाल ने। दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री हैं प्रदीप गेवली और चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एवरेस्ट की नई ऊंचाई की क्या की है? आधिकारिक घोषणा की है। दोस्तों, अगर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागरमाथा। और तिब्बत के अंदर इसको बोला जाता है चोमोलोंगमा। चोमोलोंगमा इसको कहा जाता है तिब्बत के अंदर। दोस्तों, चीन ने भी 1975 में एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी, और वो ऊंचाई मापी थी इन्होंने 8,848.13 मीटर। 2005 में इन्होंने मापी 8,844.43 मीटर। तो ये तो बिल्कुल गलत आंकड़ा था। हाँ, ये हम सच मान सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंकड़ा उन्होंने बताया था 2005 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, राजकमल झा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, राजकमल को उनकी उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए सम्मानित किया गया है। राजकमल की उपन्यास का क्या नाम है? द सिटी एंड द सी, ठीक है। दोस्तों, राजकमल द इंडियन एक्सप्रेस के क्या हैं? चीफ एडिटर हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, सामाजिक उपलब्धियों के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद और प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपरकर को भी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राजकमल झा के साथ साथ दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं, ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद और भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपरकर, ठीक है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो आपकी 2018 में की गई थी। किसके द्वारा? दोस्तों, अमेरिकी प्रकाशक पीटर बुंडालो द्वारा। पीटर बुंडालो ने इस रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की क्या की थी? स्थापना की थी आपकी 2018 में। अब की बार का कौन सा था? तीसरा ये पुरस्कार था। और विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए क्या किया गया था? इसको दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस पुरस्कार के तहत $5,000 की क्या मिलती है? इनाम की राशि मिलती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2019 में जो ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं जिनका नाम है राणा दास गुप्ता, राणा दास गुप्ता को सोलो नाम के उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया था 2019 में, ठीक है। और तीसरा किसको मिला है? तो राजकमल झा, ओमान की बात ध्यान रखनी है, और एक आपके भारतीय कोरियोग्राफर संदीप की ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय संस्था ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मर्दा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है? उस संस्था का नाम आपको बताना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मर्दा दिवस पुरस्कार जीता है। तो उसका नाम है प्यारे साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR,
ICAR ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर ICAR के बारे में। देखिए ICAR को उसकी पहल स्टॉप सोइल इरोशन सेव और फ्यूचर, यानी ये एक पहल स्टार्ट की है किसने? ICAR ने। ICAR ने इस नाम से क्या की थी, एक पहल स्टार्ट की थी, और इस पहल के लिए ही क्या किया गया, इनको ये पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020। ठीक है, और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? जनवरी 2021 के अंदर दिया जाएगा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? बैंकॉक की जो थाईलैंड की जो आपकी रॉयल हाइनेस प्रिंसेस, जिनका नाम है महाचक्री शिक्कनधोन के द्वारा इनको क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ICAR को जो ये मिलने वाला है ये पुरस्कार, ये किसके लिए मिलने वाला है? 1 नंबर बात, ये कब दिया जाएगा? 2 नंबर बात। 3 नंबर बात, किस देश के द्वारा दिया जाएगा? ये बात। तीसरी बात, किसके हाथों से दिया जाएगा? तो 4 नंबर ये बात। उसके बाद दोस्तों इस पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? तो आपका थाईलैंड है। और दोस्तों इस वर्ष यह पुरस्कार रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये हर वर्ष खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा दिया जाता है। और किसके प्रायोजक कौन होता है? इसका प्रायोजक थाईलैंड होता है। ठीक है, और इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई थी, ध्यान रखना। यहां पर हम बात करते हैं ICAR के बारे में। तो ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1929 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, और दोस्तों निदेशक का नाम है त्रिलोचन मोहापात्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2021 में क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशिया कप का जो 2021 में जो आयोजन होगा मेरे प्यारे साथियों, वो आपका होने वाला है कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर। कहाँ पर होने वाला है? श्रीलंका के अंदर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2022 की अगर बात करें तो 2022 का जो एशिया कप है वो आपका पाकिस्तान के अंदर होगा। 2023 में जो ICC वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और 2021 में जो आपका T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसकी मेजबानी भी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवनिर्मित WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सबसे या नया एक फाउंडेशन निर्मित किया है, उसका नाम है WHO फाउंडेशन। इस WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं? तो इसके प्रथम CEO बने हैं प्यारे साथियों अनिल सोनी। कौन बने हैं? अनिल सोनी इसके प्रथम CEO बने हैं WHO फाउंडेशन के। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा अपना स्थान रखेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। ठीक है, चलिए WHO ने इस फाउंडेशन की स्थापना मई 2020 में की। कब की? मई 2020 में की WHO फाउंडेशन की स्थापना। इस फाउंडेशन का उद्देश्य दुनिया भर में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करना है। WHO फाउंडेशन का मतलब क्या है प्यारे साथियों? 2023 तक किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, पूरी दुनिया भर की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए, भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। महानिदेशक का नाम है टेड्रोस एधानोम। उप महानिदेशक इसके कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन और दोस्तों जेन एलिसन। ठीक है ना, जेन एलिसन और सौम्या स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन पहली बार कहां किया जाएगा? इससे पहले वहां पर नहीं हुआ है, पहली बार होने जा रहा है, ध्यान रखना। तो पहली बार विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो सिंगापुर में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? सिंगापुर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। WEF की वार्षिक बैठक का ये कौन सा संस्करण होगा? 51वां संस्करण होगा। 1 नंबर बात। दूसरी बात, इस बैठक की थीम क्या होगी? इसकी थीम होगी द ग्रेट रीसेट। ठीक है, 2 नंबर बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात दोस्तों,
ये ऐसा मौका दूसरी बार आया है जब WEF की जो बैठक है वो दावोस से कहीं बाहर आयोजित की जा रही है। हमेशा ये स्विट्जरलैंड में ही आयोजित की जाती है, दावोस के अंदर, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब ये दावोस से बाहर की जा रही है। तो अब की बार कहाँ पर? सिंगापुर में। दोस्तों, एशिया में पहली बार WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। एशिया में पहली बार, ध्यान रखना, एशिया के अंदर पहली बार WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन होगा। इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है कि 2020 में दावोस में आयोजित WEF की वार्षिक बैठक में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2020 में अगर बात करें, 2020 में जो 50वीं बैठक हुई थी उसमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान रखता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, WEF की बात करते हैं। तो WEF की स्थापना आपकी जनवरी 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका कोलोग्नी जिनेवा के अंदर है। इसके संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन का नाम है क्लोस श्वाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्रोलर क्या है? क्रोलर क्या है? तो प्यारे साथियों, क्रोलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्रोलर एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर है किस प्रकार का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस सॉफ्टवेयर की मदद से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक किया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी जो पोर्न फिल्म देखते हैं छोटे बच्चे 18 साल से कम उम्र के, उनको क्या किया जाता है? ट्रैक किया जाता है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को संचालित करने के लिए 12 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया? ट्रेस। जिसका नाम क्या रखा गया? ट्रेस नाम रखा गया। इसमें 12 अधिकारी हैं। दोस्तों, इस ट्रेस नाम की जो मतलब ये संगठन है, इसका महाराष्ट्र पुलिस ने 2019 में इसकी स्थापना कर दी थी। स्थापना तो इसकी 2019 में कर दी थी, लेकिन अब इनको क्या किया जा रहा है? एक साल से इनके जो पुलिसकर्मी हैं उनको इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए क्या किया जा रहा है? ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई इस सॉफ्टवेयर का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर हम ट्रेस की बात करते हैं तो ट्रेस की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, टेक्टिकल रेस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लोनेशन। इस मिशन को अंजाम देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, एक अभियान चलाया, उसका नाम रखा ऑपरेशन ब्लैक फेस, ठीक है। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो प्यारे साथियों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो भारत रहा है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखना, 10वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। देखिए, भारत को 100 में से 63.98 अंक मिले। अमेरिका 61 रैंक के साथ, 61वीं रैंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर रहा, मतलब देश रहा अमेरिका। दोस्तों, कोई भी देश पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर नहीं आया, क्योंकि इसमें 65 पॉइंट से अधिक के जो आंकड़े होते हैं, 65 पॉइंट कुछ या 66 के लगभग जो आंकड़े होते हैं, उससे ऊपर जो आता है ना उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया जाता है, लेकिन 66 से ऊपर किसी के नहीं आए। इसलिए चौथे पर रहा आपका स्वीडन, 5वें पर ब्रिटेन और 6ठे पर आपका कौन रहा? डेनमार्क रहा। इस सूचकांक को क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को एक तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसके साथ साथ जर्मन वॉच जो एक स्वयंसेवी संस्था है, और दोस्तों एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये जर्मनी की है। ये तीनों मिलकर के इसको क्या किया है? इस सूचकांक को तैयार किया है। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में भारत का जो स्थान था वो 66.02 अंक था और उसमें 9वें स्थान पर था, ठीक है ना। अब की बार 3 अंक घट गए, यानी 4 अंक घट के लगभग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। वो 2 शहर कौन कौन से हैं? एक तो आपका ग्वालियर है, एक आपका ओरछा है। ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये दोनों शहर कहाँ पर पड़ते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, MP के अंदर पड़ते हैं। दोस्तों, ओरछा की बात करते हैं तो जो ओरछा है ना, वो निवारी जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, और 16वीं शताब्दी में जो बुंदेला राजवंश है उसकी राजधानी रहा था ओरछा। बात अगर ग्वालियर की करते हैं तो ये गुर्जर प्रतिहार, बघेल, कछवा, तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है आपका ग्वालियर। इन दोनों को, ओरछा और ग्वालियर को,
यूनेस्को ने विश्व विरासत शहरों की सूची में क्या किया है, शामिल किया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने हाल ही में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने हाल ही में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में क्या किया था, शामिल किया था। यहाँ पर हम यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है और महानिदेशक का नाम है आंद्रे ओजले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। कृत्रिम सूर्य किसने बनाया है प्यारे साथियों, तो चीन ने बनाया है। किसने बनाया है, चीन ने। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चीन ने इस सूरज को HL2M नाम दिया है। इसका नाम ध्यान रखना है, HL2M। एक नंबर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीन ने दावा किया है कि इसका जो तापमान है वो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के तापमान हासिल कर सकता है। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जबकि असली जो सूरज है प्यारे साथियों वो तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही क्या करता है, तापमान करता है। ये उससे कितना ज़्यादा गुना प्यारे साथियों, 10 गुना ज़्यादा। जो कृत्रिम बनाया है ना वो 10 गुना ज़्यादा क्या कर सकता है, तापमान हासिल कर सकता है चीन वाला सूरज। चीन इस प्रोजेक्ट पर 2006 से काम कर रहा है और इसके ऊपर कितनी लागत आई है, तो 22.5 बिलियन डॉलर की लागत आई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसको किसने बनाया, तो ध्यान रखना चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन और साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर के बनाया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, किसने बनाया है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि अगर प्रतिकूल मौसम है तो भी हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कल ही मनाया गया है, 9 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इसकी थीम अगर बात करते हैं तो इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन इसका क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। दूसरा देश कौन सा बना है चांद के ऊपर अपना झंडा फहराने वाला। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बीच में थोड़ा बहुत कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन दोस्तों कम समय में मैं ज़्यादा करवाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मतलब क्या है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कंटेंट आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे इंडिया लेवल की हो चाहे वो राजस्थान लेवल की हो, दोनों एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सामग्री मैं आपके लिए लेके आता हूँ और इसी प्रकार की सामग्री आपके लिए लेके आता रहूँगा अगर आपका प्यार स्नेह मोहब्बत आपकी बनी रही तो। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।